everyone, welcome back to Dinesh the Smart Study Channel. My name is Galaxy परमार और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था कि मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है, बरोबर। तो आज हम लोग फाइनली जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमको क्या करना है, हमको मीन निकालना है। हमको क्या करना है, ग्रुप डेटा का मीन निकालना है। और मीन निकालने के लिए हमारे पास है 3 मेथड। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ठीक है। द फर्स्ट मेथड वी हैव इज डायरेक्ट मेथड, द सेकंड मेथड वी हैव इज अज्यूम मीन मेथड एंड द थर्ड मेथड वी हैव इज स्टेप डेविएशन मेथड। यस, ये जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है ना, इसमें कुछ ज्यादा ही मेथड है। हाँ, यानी कि मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। मीन मतलब क्या, मीन मतलब हम एवरेज भी बोल सकते हैं इसको। तो मीन मतलब होता है एवरेज, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, एग्जाम में ना आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करना। क्या है मेथड वो तो आज बताने वाली हूँ। और अगर मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा आया कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, तो आप अज्यूम मीन मेथड ही यूज करना। और अगर बोला है कि फाइंड मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो, ठीक है। अब ये 3 मेथड क्या है मैं आज के वीडियो में आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर आपको क्वेश्चन में मान लो ऐसा बोला है कि फाइंड मीन ऑफ दिस ग्रुप डेटा, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ये तीनों में से आप कोई भी मेथड बिंदास यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, हम लोग 6.1 को स्टार्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे है ना 6.1 अगर हम करेंगे ना, तो आपको एक छोटा सा है ना एक सिंबल दिखने वाला है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला सिंबल आपको दिखने वाला है। यस, और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि ये सिंबल है क्या, क्योंकि आपका 9th स्टैंडर्ड, मैंने बोला ना 9th स्टैंडर्ड में वो स्टैटिस्टिक चैप्टर आपको पूरा रिड्यूस हो गया था, तो आपको नहीं पता होगा कि व्हाट इज दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो देखो, ये सिंबल कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे करके ऐसा कुछ बनाओगे, ठीक है। ऐसे करके ऐसा कुछ बनाओगे, ऐसे करके ऐसा कुछ बनाओगे, ठीक है। अब देखो, इस सिंबल का मतलब क्या है, या ये सिंबल का नाम क्या है। तो ये सिंबल का जो नाम है वो है सिग्मा, यानी कि ग्रीक में इसको सिग्मा बुलाते हैं। ग्रीक में इसको सिग्मा बुलाते हैं। और हम इसको क्या बुलाएंगे, हम इसको बुलाएंगे समेशन, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब क्या, समेशन मतलब टोटल भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट। समेशन मतलब टोटल, यानी कि ऐड करना। समेशन मतलब टोटल मतलब ऐड करना। किसको ऐड करना है, जो इसके बाजू में लिखा हुआ होगा उसको ऐड करना है। जैसे कि मान लो ऐसा लिखा है, जैसे कि मान लो ऐसा कुछ लिखा है, समेशन ऑफ एक्स आई वेयर I stands for from 1 to 5, और I जो वैल्यू है वो क्या ले रहा है, 1 to 5 ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको रीड कैसे करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई। ध्यान से सुनना, देखो ये जो सिंबल है ये है सिग्मा, ग्रीक में इसको सिग्मा बुलाते हैं। इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब टोटल मींस ऐड करना। किसको ऐड करेंगे, जो इसके सामने लिखा हुआ होगा, जो इसके बाजू में जो लिखा हुआ है उसको ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन ऑफ एक्स आई। और बच्चा ये आई क्या होता है, तो आई वो वैल्यू लेता है। आई जो है वो कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है, तो आई जो है वो 1 से लगा के 5 तक वैल्यू ले रहा है। तो ये जो है ना, ये जो है ना यहाँ पे ये बंद है, इसको हम ओपन कर सकते हैं, इसको हम लोग डिकोड कर सकते हैं। और जब हम इसको डिकोड करेंगे तो ये खुलेगा, और ये जो खुलेगा तो क्या बनेगा, देखना यहाँ पे इसका मतलब होगा आई जो है वो 1 से लगा के 5 तक है। इसका मतलब जब हम इसको खोलेंगे तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो यानी कि हमने इसको खोला, इसको बंद करना है तो ऐसे बंद कर दिया, ओके। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 हो रहा है। देखो समेशन मतलब टोटल, किसका टोटल करना है, किसको सम करना है, xi को सम करना है। xi क्या है, तो i जो है वो 1 से लगा के 5 तक है, यानी कि x1
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो इसको हम ओपन कर रहे हैं, इसको बंद करना है तो ये बंद हो गया, इसको ओपन करना है तो ओपन हो गया, ऐसा। ठीक है, तो यानी कि ना आपको है ना ये सिंबल पर समझना है। इस सिंबल का मतलब होता है टोटल, यानी कि समेशन। किसको सम करना है? जो इसके आगे लिखा हुआ है उसको सम करेंगे। अभी आपको फिर भी इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा तो डोंट वरी, जैसे जैसे वक्त आएगा, जैसे जैसे ये सिंबल आएगी, मैं आपको और डेप्थ में बताऊंगी। ठीक है, चलो पहले इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया। आप इसको समेशन बुलाओगे, क्या बुलाओगे? समेशन। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हमको मीन को फाइंड करना है, तो मीन के 3 मेथड है। आज हम लोग कौन सा मेथड करेंगे? तो आज हम लोग डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको शायद पता ना हो, बट मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं। हैंड रिटन नोट्स जिसने नहीं डाउनलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो डायरेक्ट मेथड के स्टेप्स है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो हम इन स्टेप्स को देख देख के क्या करेंगे, इन स्टेप्स को देख देख के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब ये आपके पास नोट्स होंगे, जब आप इस नोट्स को रेफर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या थे यहाँ पे स्टेप्स। ठीक है, चलो मैं आपको समझा तो दूंगी। तो चलो शुरू करें हम लोग अपना पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6.1 का। चलो तो यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज daily for their studies. Find the mean time spent by student for their studies by direct method. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है। ये डेटा किसका है? The data shows the number of students and the time they utilize daily for their studies. मतलब कि यहाँ पे डेटा जो है वो बच्चों का है। जो बच्चे हैं वो दिन में यानी कि डेली कितने घंटे पढ़ाई करते हैं उसका ये डेटा है। ठीक है, जैसे कि देखो 7 बच्चे 0 to 2 आवर्स यानी कि 0 to 2 आवर्स के बीच में पढ़ाई करते हैं। ओके, 18 बच्चे 2 से 4 घंटा पढ़ाई करते हैं दिन में, और 12 बच्चे जो है वो 4 से 6 घंटा पढ़ाई करते हैं दिन में डेली, एंड 10 बच्चे जो है वो 6 to 8 आवर्स पढ़ते हैं, और सिर्फ 3 बच्चे हैं जो 8 to 10 आवर्स पढ़ते हैं दिन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द मीन। मीन मतलब समझते हो ना, मीन मतलब एवरेज, वही। तो फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। मतलब हमको मीन तो फाइंड करना है, मतलब हमको एवरेज टाइम फाइंड करना है कि एवरेजली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना पढ़ाई करते हैं, कितने घंटा पढ़ाई करते हैं दिन में, वो फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। बट कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो अब देखो डायरेक्ट मेथड के कुछ स्टेप्स है, इस स्टेप्स को फॉलो करना, आंसर झकास आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे स्टेप में लिख रही हूँ, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जो डायरेक्ट मेथड है ना, इसमें आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स क्या होता है? ये देखो, ये वर्टिकल जो होते हैं ना, ये जो वर्टिकल्स जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं कॉलम। जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि जब हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं तो हमको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं? 4। तो हमको 4 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, अब ये 4 कॉलम्स तो हमने बना दिए। अब यहाँ पे ये 4 कॉलम्स को नाम देना है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। हाँ, सबसे पहला जो कॉलम है, सबसे पहला जो कॉलम है, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा ये टाइम दैट इज इन आवर्स। तो यहाँ पे होगा टाइम इन आवर्स। ओके, और यहाँ पे इस कॉलम को हम एक नाम से बुला सकते हैं, दैट इज क्लास, या क्लासेस करके भी बोल सकते हो। दिस इज नथिंग बट दिस इज क्लास। इसको हम क्लास करके भी बिंदास बोल सकते हैं। ओके, टाइम इन आवर्स भी बोल सकते हो, क्लास करके भी बोल सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं एडवाइस करूंगी दोनों लिख लो। ओके, चलो नेक्स्ट कॉलम जो होगा, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट कॉलम जो होगा ये होगा क्लास मार्क का कॉलम। अब ये क्लास मार्क क्या होता है मैं आपको समजाऊंगी, टेन्शन नको, मी तुम्हाला सगळं सांगणार, थांबा। आता हे बघा, क्लास मार्क और क्लास मार्क का जो सिंबल है उसको कैसे लिखेंगे? तो क्लास मार्क को हम लोग XI से डिनोट करेंगे। मतलब ये जो कॉलम है वो क्लास मार्क का कॉलम है, और ये रिप्रेजेंट होता है XI से। X ऐसे लिखना, देखो X थोड़ा बड़ा लिखना, I उसके बाजू में थोड़ा छोटा लिखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या होगा? जो थर्ड कॉलम होगा बच्चा, वो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम होगा, और ये कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी के नाम से भी बुलाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये थर्ड कॉलम जो है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो जब भी हम लोग को नंबर को शॉर्टकट में लिखना है ना, नंबर को अगर हमको शॉर्टकट में लिखना है तो इसको लिखेंगे NO, नो
और डॉट लगा देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया नंबर, ठीक है। नो के आगे डॉट लगा दो तो नंबर हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मैंने आपको क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दूसरा नाम क्या होगा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग सिंबॉलिकली, इस कॉलम को सिंबॉलिकली FI से डिनोट करेंगे। ये क्या है, FI, मतलब दिस इज फ्रीक्वेंसी। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो या फ्रीक्वेंसी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, और इसको हम लोग सिंबॉलिकली क्या बोलेंगे, FI। और जो हमारा लास्ट एंड द फोर्थ कॉलम जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा FI इंटू XI, या किसी किसी बुक में XI इंटू FI लिखा हुआ होगा तो भी चलेगा। देखो सिंपल सी बात है यार, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात तो एक ही होगा ना, 6 ही मिलेगा ना। हाँ, तो ये जो हमारा लास्ट कॉलम है, ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताती हूँ, और मल्टीप्लीकेशन का साइन डालने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं FI XI, इनके बीच में ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, टेंशन नहीं लेना है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं भी डाला तो भी चलेगा। ओके, तो अब ध्यान से सुनना, क्या है, कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। चारों कॉलम का नाम क्या क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहला कॉलम क्या होगा, टाइम इन आवर्स, ये टाइम इन आवर्स है ना, यानी कि यहाँ पे ग्रुप बन रहे, ये ग्रुप है, ग्रुप। ओके, तो इनको क्या बोलेंगे, ग्रुप डेटा का मीन निकाल रहे ना, तो देयर इज ग्रुप, तो ये हमारा टाइम इन आवर्स वाला पहला कॉलम होगा। और यहाँ पे इस कॉलम को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, क्लास करके भी बुला सकते हैं या क्लासेस भी बुला सकते हैं, बिकॉज ऑल दिस आर क्लासेस, ठीक है। दूसरा कॉलम जो होगा ये क्लास मार्क का कॉलम होगा, और ये क्लास मार्क का कॉलम होता क्या है वो टेंशन मतलब मैं वो बताऊंगी, बट इसको सिंबॉलिकली बोलते हैं XI वाला कॉलम। और तीसरा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, और इसको FI से डिनोट करेंगे। एंड जो लास्ट कॉलम होगा दैट इज XI इंटू FI वाला कॉलम, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाला कॉलम होगा यहाँ पे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, यस सर नो बताओ, यस वेरी गुड। चलो अभी हम लिखते हैं टाइम इन आवर्स, ये जो टाइम है ना वो यहाँ पे लिखना है, अच्छे से लिखो, बस कुछ नहीं, बस लिखना है 0-2, 2 से 4, फिर क्या होगा 4 से 6 और 6 से 8, ठीक है, लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास मार्क, अब आएगा मजा। क्लास मार्क क्या होता है बच्चा, क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो क्लास है ना, ये क्लास की जो मिड वैल्यू है, ये जो क्लास है इसकी मिड वैल्यू जो है वो होती है क्लास मार्क। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखो मैं एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना इसको। यहाँ पे देखो ये जो है ना, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, ये क्या है, लोअर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट, और ये जो है वो हो जाती है इस क्लास की अपर क्लास लिमिट, ठीक है। अब मुझे आप वैसे तो अंदाजा लग जाता है कि इनका मिड वैल्यू क्या है, 0 और 2 का मिड वैल्यू क्या है, 1 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। लेकिन मान लो कि आपको मिड वैल्यू नहीं पता चल रही है कि क्या है मिड वैल्यू, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रही हूँ। क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है ना, क्लास मार्क वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन फिर भी देख लो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होगा, क्लास मार्क का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 कर लो और आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। जैसे कि इसका क्लास मार्क क्या होगा, तो लोअर क्लास लिमिट क्या है 0 प्लस अपर क्लास लिमिट क्या है 2 और डिवाइड बाय 2 करो, तो 0 प्लस 2 क्या होगा 2 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 1, यानी कि क्लास मार्क कितना मिला 1। तो इसका क्लास मार्क है 1, मतलब इसका मिड वैल्यू है 1। मिड वैल्यू, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। क्लियर एवरीवन? चलो अब नेक्स्ट बताओ, 2 और 4 का मिड वैल्यू क्या है? अरे इजी है यार, 2 और 4 का मिड वैल्यू क्या है 3 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। और अगर आपको इस फॉर्मूला से निकालना है जो मैंने क्लास मार्क का फॉर्मूला दिया उससे भी आप निकाल सकते हो। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला जो है दैट इज लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 कर लो, यानी कि इन दोनों को प्लस करो, चुपके से डिवाइड बाय 2 कर लो। 2 प्लस 4 कितना होता है 6 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 3 होगा, हो गया। लेकिन पता चल जाता है यार, इतना तो हमारे पास भी तो दिमाग है ना। तो यहाँ पे 4 प्लस 6 करो 10 और 10 डिवाइड बाय 2 करो तो 5 मिलेगा, यानी कि सिंपल सी बात है 4 और 6 का जो मिड वैल्यू है वो क्या है 5 है, और 6 और 8 का जो मिड वैल्यू है वो क्या है 7 है। क्लियर एवरीवन? क्लियर व्हाट इज क्लास मार्क? समझ में आया क्लास मार्क? ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है
अगर आपको नहीं पता चला तो बस मैं इतना ही बोलूंगी, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। ये जो क्लास है इसकी जो मिड वैल्यू होगी वही बस हमको लिखनी है। इसकी करस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे। समझ ला, समझ ला। चलो गुड, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो था वो, और जो एक्स्ट्रा चीज है उसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, ये अपर क्लास लिमिट क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट क्या होता है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट है ना। इतना तो क्या है ये भाई, रफ क्यों नहीं हो रहा है तू, रफ तो हो जा। हाँ रफ करने दो मुझे। हाँ यहाँ पे ये रफ हो जाएगा अभी, तो ये मैं रफ कर देती हूँ। और अभी देखो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, एक मिनट ये रफ करने दो मुझे फटाफट, फिर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली हमको दी रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है जरा, फ्रीक्वेंसी देखो बच्चा, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पे 0 to 2 की फ्रीक्वेंसी 7 थी, तो यहाँ पे 7 आएगा। और एकदम लाइन में लिखो, वैसे तो आपका तो लाइन होगा बट इधर लाइन नहीं है तो बट लाइन से लिखना। और यहाँ पे मैं एक एडवाइस दूंगी कि यहाँ पे देखो जो हमारे यूनिट प्लेस में जो नंबर है उनको यूनिट प्लेस में लिखो, और जो टेंस वाले प्लेस में जो नंबर है वो टेंस वाले प्लेस में लिखो। मतलब ये यूनिट 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 डिजिट, यूनिट डिजिट के नीचे लिखो, टेंस डिजिट टेन डिजिट के नीचे लिखो, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा। फिर यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, और वहां पे यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है भाई, 8 से 10 तो मैंने लिखा ही नहीं, 8 से 10 तो लिखा ही नहीं, वाह वाह वाह, ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो कोई बात नहीं, मुझे कैसे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम बैठ रही है ना, 12, 10 और 3 है, तो 12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और आगे आ जाएगा 3, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो रह गया था ना, तो वो लिखना है। किसी किसी को लगा होगा कि अरे ये तो लिखना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखा नहीं बस। तो यहाँ पे 8 to 10 वाला क्लास भी है हमारा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी 3 है। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस के नीचे मैंने यूनिट प्लेस लिखा है, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस लिखा है, तो ये क्या होगा, कैलकुलेशन में ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। और हाँ, इसका क्लास मार्क क्या होगा, 8 और 10 का जो क्लास मार्क है वो होगा 9, मतलब 8 और 10 की मिड वैल्यू जो है उसी को क्लास मार्क बोलते हैं, तो वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो क्लास मार्क के जगह पे क्लास मार्क ही लिखना, फ्रीक्वेंसी की जगह पे फ्रीक्वेंसी लिखना। ठीक है, मेरे से थोड़ा वो ये इधर लिख रही थी, बट मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ, क्या मुझे पता है। ओके कोई बात नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला कॉलम, अरे वाह, ये लास्ट वाला कॉलम क्या है, इस कॉलम का नाम देखो, कॉलम क्या बताता है, कॉलम बता रहा है fi इंटू xi करो भाई। इसका मतलब देखो यहाँ पे, इसका मतलब ऐसा होता है fi इंटू xi करना, तो यानी कि ये जो fi है और ये जो xi है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, fi xi मल्टीप्लाई करो, fi xi मल्टीप्लाई करो, fi xi मल्टीप्लाई करो, और लिखना कहाँ पर है, वो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। समझ में आया? हाँ, तो बड़ा इजी है, डायरेक्ट मेथड इज वन ऑफ द वेरी इजी मेथड। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप घबराना मत, बहुत ही इजी मेथड है। चलो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते, तो 1 7 जा कितना हो जाएगा, 1 7 जा 7 ही होगा। 3 इंटू 18 करेंगे बच्चा, तो 18 इंटू 3 करेंगे। कैलकुलेशन इधर ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है, बच्चे ना मार खा लेते, कैलकुलेशन नहीं होगा, कैलकुलेशन थोड़ा भी कैलकुलेशन गया ना तो गया पूरा, मतलब पूरा आंसर रॉन्ग आ जाता है फिर। ठीक है, तो 3 8 जा कितना होगा 24, 3 1 जा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो 54। देखो मैंने यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखा है, ये देखना क्यों लिखा है वो आपको समझेगा। फिर 5 12 जा कितना हो जाता है 60 हो जाता है, तो 60 लिखेंगे। और यहाँ पे 7 10 जा कितना होता है 70, तो 70 लिखेंगे। ये रो रखना, ये रो जो है वो टोटल का रो है, ये जो रो है वो किसका रो है, टोटल का रो है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दिस इज टोटल वाला रो। ठीक है, अब यहाँ पे इनको ऐड करो, और इनको ऐड तो कर लेंगे, बट ऐड करेंगे उसके बाद उसको दिखाना है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, देखो अब वो जो सिंबल है ना सिग्मा वाला सिंबल, वो अब आने वाला है। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल क्या होता है, ये समेशन,
समेशन, किसका समेशन कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हो भाई, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं FI वाले कॉलम को, तो इधर आएगा आगे FI, मतलब इन सबका टोटल, इन सबका क्या होगा, टोटल होगा अभी, तो यानी कि समेशन ऑफ FI करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि इजीली कर लिया, बाजू में लेके जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना बाजू में आप लिखते फिर से एक बार फिर ऐड करते, टाइम पास होता है ना, इसलिए यूनिट प्लेस के नीचे सारे यूनिट्स वाले डिजिट लिखेंगे, टेंस प्लेस के नीचे सारे टेंस वाले लिखेंगे। अब इनको भी ऐड करना है, बट इनको ऐड करने के बाद इस इधर नाम जो आएगा वो देखो क्या आएगा, नाम आएगा समेशन ऑफ, इसको क्या रीड करते हैं, समेशन ऑफ FI इंटू XI, क्यों, क्योंकि इस कॉलम का नाम क्या है, इस कॉलम का नाम है FI इंटू XI, देखो इंटू लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये तो यहाँ पे देखो 7 + 4 कितना होगा, 18, तो 18 आएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 और 6 12 होता है, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21, तो 218, तो 218 आया, मतलब कि ये जो हमारा पूरा कॉलम है इसका टोटल कितना आया, 218 आया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, यस हमारा समेशन राइट है, तो समझ में आया किसका टोटल करना है, सिर्फ ये दोनों जो हमारे कॉलम से इनका टोटल करना है, और अब बोलोगे अरे मीन कैसे निकालना है, तो अब आता है हमारा मीन का फॉर्मूला, ये टेबल एकदम कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो फॉर्मूला है, दैट इज मीन इज गिवन बाय, जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, तो मीन का फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला सिर्फ डायरेक्ट मेथड के लिए है, याद रखना ये डायरेक्ट मेथड में बता रही हूँ, तो मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज समेशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन समेशन ऑफ FI, ओके, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, समेशन ऑफ FI इंटू XI कितना है, 218 अपॉन समेशन ऑफ FI कितना है, ये है 50, तो मतलब इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का डिवीजन ऊपर कौन है वो भी देख लो, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो हमारा ग्रुप डेटा है उसका मीन मिल जाएगा। चलो अभी डिवाइड करते हैं, डिवाइड में थोड़ा बाजू में करूंगी ताकि अच्छे से आपको फुर्सत में दिखा सकूं। सबसे पहले आप ये देखो कि ये दोनों जो नंबर है वो कौन से टेबल में जाने वाले हैं, ओके, घाई मत करो, आराम से करो, ये दोनों जो नंबर है वो कौन से टेबल में जाएंगे, 2 के टेबल में जाएंगे, छोटा नंबर लो, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 10, फिर से अभी यहाँ पे देखो 2 के टेबल में जाएंगे तो 2 1 2, और यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर लेंगे, 2 1 2 लिखेंगे और फिर लिख देंगे 2 9 18, और यहाँ पे हो गई गलत, गलत हो गए, तो आप बोलोगे 2 9 18 ही तो होता है, अरे लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकते आप 9, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो मैं आपको समझाती हूँ, डिवीजन के रूल्स होते हैं ना, कुछ तो रूल्स है ना उसके भी, देखो 2 1 2 लिया, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है, 1 नंबर है, एक टाइम पे एक ही नंबर को आप नीचे कैरी डाउन कर सकते हो, तो 1 जाता है क्या 2 के टेबल में, नहीं, तो पहले आपको जीरोजा लिखना पड़ेगा, पहले आपको जीरोजा लिखना पड़ेगा, और फिर आप ये दो नंबर साथ में लोगे, और अब आ जाएगा 2 9 18, और यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करके उनका आंसर नहीं आ रहा होगा, ओके, तो पहले क्या किया, 2 1 2, फिर जीरोजा लेना पड़ेगा, और फिर दोनों को साथ में लेके हम लोग 2 9 18 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर है, ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, तो ये दोनों कोई भी टेबल में, फिलहाल हमको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 25 से, मतलब यहाँ पे अभी क्या करो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे वो डिवीजन वाला बना दो, ये 25 यहाँ पे लिख दो क्योंकि ये डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, और अब इसको डिवाइड करना चालू कर दो, ज्यादा सोचने का नहीं, कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम नहीं है, तो 25 कितने जा होता है, देखो 25 4 जा होता है हमारा 100, पता ही होगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आया, ये 9 बच गया, अब एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं,
तो यानी कि अभी हमको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 25 कितने जा करोगे, तो 25 3 जा आई थिंक होगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यानी कि 3 जा 75 होता है, तो 75 और ये हो जाएगा 10 और ये टेबल में 150 आता है आई थिंक 14 15 तो आया ना, तो यानी कि 25 6 जा कितना हो जाएगा 150। अगर तुम लोग ने ये कैलकुलेशन नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, हमको बस यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना है कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिला 4.36। सो दिस इज द आंसर, ये है हमारा, दिस इज द मीन ऑफ दिस डेटा, दिस इज द मीन ऑफ दिस डेटा। तो क्या आंसर है 4.36 आवर्स। यस, यूनिट को मेंशन करना, नहीं तो गए काम से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीन, जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4.6 आवर्स। ओके, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट वन। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग है ना यहाँ पे देखो, अभी हम लोग सेकेंड वन नहीं करेंगे, क्योंकि सेकेंड वन क्या है, अज्यूम मीन मेथड है। अज्यूम मीन मेथड करेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन डायरेक्ट मेथड वाला और कौन सा क्वेश्चन है वो करते हैं ना, तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगेन ये थर्ड वाला जो है वो डायरेक्ट मेथड है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वन करेंगे। तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी हमको डायरेक्ट मेथड से करना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेज्ड, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क, फाइंड द मीन से मीन निकालना है, कि यानी कि मीन मतलब आया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो एक मिल्क सेंटर है, वो क्या कर रहे हैं, वो 50 कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, जो मिल्क है वो बेच रहे हैं। तो हमको ये फाइंड करना है कि एवरेजली उन्होंने कितना मिल्क सेल किया है, और यहाँ पे हमको एवरेज किससे निकालना है, डायरेक्ट मेथड से ही निकालना है। ओके चलो, तो यानी कि यहाँ पे आपको पता चल गया होगा डायरेक्ट मेथड के कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स को बस फॉलो करो और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आप ये देखोगे डायरेक्ट मेथड को, अगर रीड करोगे, यहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पे बस ये स्टेप्स को फॉलो करना। और यहाँ पे देखो मैंने ना एक छुपके से, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है कि पहला कॉलम क्लासेस वाला कॉलम होता है, ठीक है। अभी शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा बट इट्स ओके। फिर क्लास मार्क वाला कॉलम होगा, फिर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, और लास्ट कॉलम होता है एक्सआई, और एक्सआई इंटू एफआई बोलते हैं, या एफआई इंटू एक्सआई भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये आप बस रीड करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है, या स्टेप बोलो या जो भी आपको बोलना है, इसमें क्या होते हैं, इन दिस मेथड, ये ब्लर अभी दिख रहा है बट जैसे आप डाउनलोड करोगे तो बहुत साफ दिखेगा। यहाँ पे क्या दिया, इन दिस मेथड टेबल विल हैव 4 कॉलम, जो मैंने बताया कि टेबल को 4 कॉलम होंगे। उसके बाद क्लासेस आर रिटन इन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, क्लासेस होगा, या क्लास भी बोल सकते हो। सेकेंड कॉलम में क्या लिखा होगा, क्लास मार्क लिखा हुआ होगा, या मिड वैल्यूज भी बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एक्सआई से। इसको क्या होता है, ये क्या होता है, एक्सआई होता है। और जो थर्ड कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है, जिसको एफआई से बोलते हैं। फोर्थ कॉलम जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन, एक्सआई इंटू एफआई वाला जो कॉलम है उनका मल्टीप्लीकेशन लिखा जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लास्ट के जो 2 कॉलम्स है, यानी कि लास्ट के 2 कॉलम्स मतलब कौन से कॉलम, कि ये जो समेशन ऑफ एफआई है और समेशन ऑफ एक्सआई इंटू एफआई हमको निकालना रहता है। देन यहाँ पे देखो बोला है कि ये और ये निकालो, और फिर यहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से, वो ये फॉर्मूला है, दैट इज समेशन ऑफ एफआई इंटू एक्सआई अपॉन समेशन ऑफ एफआई। अब यहाँ पे देखना, एक बात नोटिस करना, यहाँ पे मैंने ना एन भी लिखा है, क्योंकि मैंने आपको देखो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आई डोंट नो आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है कि नहीं, तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं। तो किसी बुक में अगर एन हो ना तो घबराना मत, मतलब जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है या तो उसको आप समेशन ऑफ एफआई भी लिख सकते हो या एन भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका मतलब, लेकिन ये जो सारे स्टेप्स है आई थिंक वो क्लियर हो चुके होंगे। तो चलो अभी हम लोग आगे का वो जो थर्ड सम है वो करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड सम आ गया, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कम कर लेते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि पहला कॉलम, हमारा जो कॉलम होता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लासेस, या क्लास भी लिख सकते हो, और या तो आप ये लिख सकते हो मिल्क
सोल्ड इन लीटर, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे मिल्क सोल्ड इन लीटर्स, ठीक है, लीटर्स को ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड कॉलम जो होगा इसका नाम होगा क्लास मार्क, क्लास मार्क का कॉलम होगा जिसको हम लोग XI से डिनोट करेंगे। फिर थर्ड कॉलम जो होगा वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो या फिर आप जो लिखा हुआ है वो बोल सकते हो, नंबर ऑफ कस्टमर, मतलब कि इसका मतलब क्या है, देखो 1 से 2 लीटर जो दूध है वो 17 कस्टमर लेके जा रहे हैं, 2 से 3 लीटर जो मिल्क है वो 13 कस्टमर लेके जा रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना कि 13 लोग जो है वो 2 to 3 लीटर ऑफ मिल्क लेके जा रहे हैं, यानी कि 2 to 3 लीटर ऑफ मिल्क उनको बेचा जा रहा है, कितने 13 कस्टमर्स को। तो ये इट इज नथिंग बट इट इज फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ कस्टमर, आप चाहो तो दो कुछ भी लिखो चलेगा, नंबर ऑफ कस्टमर लिख दो, नंबर ऑफ कस्टमर्स। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस कॉलम का नाम क्या है, इस कॉलम का नाम है FI मतलब फ्रीक्वेंसी, और लास्ट कॉलम क्या होता है, लास्ट कॉलम होता है FI इंटू XI वाला कॉलम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं FI XI वाला कॉलम। क्लियर? चलो अब यहाँ पे हम लोग क्लासेस लिखेंगे। क्लासेस क्या है देखो, 1 to 2, उसके बाद क्या है 2 to 3, फिर क्या होगा 3 to 4, फिर होगा 4 to 5 और फिर हो जाएगा हमारा 5 to 6। ओके चलो डन, ये इजी था। अब यहाँ पे क्लास मार्क लिखना है, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, किसकी मिड वैल्यू, इनकी मिड वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो 1 और 2 की मिड वैल्यू क्या होगी, 1 और 2 के बीच में क्या आता है 1.5, वेरी इजी। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं पता चल रहा है अरे यार क्लास मार्क क्या है, तो मैंने जैसे कि आपको फॉर्मूला भी बताया है कि क्लास मार्क का फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, जरूरत तो नहीं पड़ेगी इतनी बट पता होना चाहिए। क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है दैट इज क्या करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बोलो या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बोलो, एक ही बात है। तो एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अपर क्लास लिमिट, ठीक है ऐसे बोल सकते हैं, अपर लोअर क्लास लिमिट ले लो, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये शॉर्टकट कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट लिख दिया। LC मतलब लोअर क्लास लिमिट, UC मतलब अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट क्या है 1 है, प्लस अपर क्लास लिमिट क्या है 2 है, और डिवाइड बाय 2 करो तो 3 डिवाइड बाय 2 करो, 3 का आधा क्या होता है, 3 का आधा क्या होता है, तो 1.5 होता है। तो यानी कि 1.5 सिंपल है, अरे सामने से पता चल रहा है, ये इतना टाइम पास मत करना, ठीक है। ये 1.5, इन दोनों का मिड वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का मिड वैल्यू होगा 2.5, इन दोनों का मिड वैल्यू क्या होगा 3.5, इन दोनों का मिड वैल्यू क्या होगा 4.5, इन दोनों का मिड वैल्यू क्या होगा 5.5। क्लियर एवरीवन, डन। चलो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम तो यहाँ पर ही दिया रहता है, तो यहाँ पे लिख दो 17, उसके बाद यहाँ पे 13, जैसे कि मैंने आपको एडवाइस दिया था यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट वाले डिजिट लिखना, टेंस प्लेस के नीचे टेंस वाले डिजिट लिखना, तो ज्यादा अच्छा होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। ये 7 आएगा यूनिट प्लेस में और 3 आएगा यूनिट प्लेस में। अभी ये वाला क्या है FI इंटू XI, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे लिखो, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करना, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 1.5 इंटू 17 करेंगे, तो बाजू में करती हूँ 17 इंटू 1.5, तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8 0, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो यानी कि 5 और 7 प्लस 8 कितना होगा, 7 प्लस 8 होगा 15, 1 प्लस 1 2, तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 25.5, ठीक है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2.5 इंटू 13 है, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 0, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो यानी कि 5 7 प्लस 5 होता है 12 और ये 3 और पॉइंट लगेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ गया 32.5। उसके बाद 3.5 इंटू 10 इज वेरी इजी, दैट इज 35। ओके तो 35 यहाँ पे लिखना, ठीक है, 35 इसके नीचे लिखना, क्योंकि 35 को हम बना सकते हैं 35.0, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट कुछ बच्चों ने अगर ऐसी गलती की, मतलब कि 35 इधर ऐसा लिख दिया, तो उन लोग एडिशन के टाइम पे गलत कर देंगे, मैं समझाऊंगी इसका मतलब क्या होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, केयरफुल रहना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 35, ठीक है। अब यहाँ पे 4.5 इंटू 7 करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5 इंटू 7, तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29 30 31, तो 31 और यहाँ पे पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 31.5, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.5। क्लियर?
चलो डन। अभी कौन से कॉलम का टोटल लेना है? ये दोनों कॉलम का टोटल लेना है। और इधर कैसे लिखेंगे? इधर लिखेंगे ऐसे, ध्यान से देखना, इधर ऐसे लिखना, ये क्या है? समेशन ऑफ, इसको क्या रीड करेंगे? समेशन ऑफ एफ आई, इसका मतलब इसका टोटल। और एक बात ये और ध्यान रखना कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको या तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या एन भी लिख सकते हो। इसके जगह पे आप कैपिटल लेटर एन भी यूज कर सकते हो, बिकॉज कैपिटल लेटर एन स्टैंड्स फॉर टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अभी इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 7 7, ये 7, हाँ ये देखो ये ज्यादा इजी होगा। 7 + 3 होगा 10 और 7 + 3 अगेन 10, तो 10 10 बना देंगे 20, तो ये 20। और यहाँ पे मैं बोलूँ इसका टोटल आने वाला है 50। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी है ना, कभी कभी है ना, ये देखो इधर हम लोग अंधे थे क्या, ये देखो दिया था इधर कि 50 कस्टमर्स का ये डेटा कलेक्ट किया है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है या जो नंबर ऑफ कस्टमर है इनका जो टोटल होगा वो 50 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, बट देख लो, आपको देखना है तो देखो 2 3 4 5, तो ये 50, क्योंकि 50 कस्टमर्स का ये डेटा है। पहले क्वेश्चन में नहीं दिया था कि कितने बच्चों का डेटा कलेक्ट किया, इधर दिया था, तो टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी 50। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसको ऐड करना है। यहाँ पर है ना बच्चे गलती करेंगे, देखो मैं समझाती हूँ कैसे गलती करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो आपका ये होना चाहिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाक से देख लेती हूँ कि हमारे ये जो वैल्यूज है वो राइट है कि नहीं। हाँ, हमारे ये वैल्यूज बिल्कुल ही राइट है। बस आपको भी इनको ऐड करते टाइम, देखो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। ठीक है, 25.5, वैसे तो मैंने एकदम अच्छे से लिखे हुए हैं, बट कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, इसलिए देखो हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा 32.5। अब कुछ बच्चे ये 35 को है ना ऐसे लिख देंगे 35, जबकि ये रॉन्ग है। 35 ऐसे नहीं आएगा, और इन लोग आपने ऐसे लिखा ना तो आप काम से गए। यहाँ पे 35 इधर आएगा, 35 इधर आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0, 35.0 बोलो या 35 बोलो एक ही बात होता है। ओके, और यहाँ पे ये आएगा 31.5 और यहाँ पे ये 16.5। इनको टोटल करना है, अब टोटल करो अच्छे से, तो ये 10 और ये 10 हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये 5 5 कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा 10, और ये 10 और ये 14 और ये 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21, तो 21। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 3 3 3 3, ये 9 हो जाएगा, ये 10 11 12 13 14, यानी कि 141.0 इज द टोटल। अब मैं ये रफ कर रही हूँ, और यहाँ पे इस कॉलम का नाम क्या होगा? देखो, समेशन ऑफ fi into xi, क्योंकि इस कॉलम का नाम है fi into xi एंड दैट इज इक्वल टू 141। तो ये इनका टोटल है। 0.0 अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, और ऐसा आपको इधर नहीं करना है। आपका टेबल बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, आपको इधर कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डन। तो सबका टोटल मिल गया, ये दोनों कॉलम का टोटल मिल गया है। यस, मिल गया है। अभी बताओ मुझे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का डायरेक्ट मेथड से हम जब मीन निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो देखो मीन को हम लोग लिखते हैं, मीन इज गिवन बाय या मीन इज डिनोटेड बाय x बार, एंड इसका जो फॉर्मूला है दैट इज, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद रखना, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड फिर अलग है हमारा। तो ये डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है दैट इज समेशन ऑफ fi into xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi, यानी कि समेशन ऑफ fi into xi कितना है? 141 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर कभी कभी है ना यहाँ पे n भी लिखा हुआ हो सकता है, किसी किसी बुक में n भी लिखा हुआ होगा, n बोलो या समेशन ऑफ fi बोलो एक ही बात है, डोंट वरी। और यहाँ पे आ जाएगा ये 50। क्लियर? चलो, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो देखो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये ओरली डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो बट नहीं होगे ना, ये 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में नहीं आता। तो डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्टली आप इसको डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करो? डायरेक्टली ऐसे, बिना टाइम पास किए इसको डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले 52 जा हो जाएगा, 52 जा 100 होगा, क्योंकि अगर आप 53 जा लोगे तो वो 150 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, 141 से बड़ा हो जाएगा, है ना, सॉरी 150 होगा। ठीक है, तो ये नहीं ले सकते, 52 जा ही फिट बैठेगा, दैट इज 100, तो लिया। अब माइनस कर दो इसको, तो यहाँ पे आएगा 4 1 एंड 0। ठीक है, अभी क्या करेंगे? 50 आई थिंक 8 जा करेंगे, क्योंकि 8 5 जा 40 होगा, तो ये 400 हो जाएगा, तो 0 8 5 जा 40, तो यानी कि 58 जा कितना हो जाएगा? 58 जा हो जाएगा हमारा। और हाँ, यहाँ पे हमने 0 लिया था ना, तो वो पॉइंट नहीं लगाया, तो देखो एक बार फिर से देख लो, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुको। ये देखो, ये माइनस करने के बाद 41 आ गया था। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0 लेंगे,
0 लेने वाले हैं तो पॉइंट लगा देंगे और अभी हम लिखेंगे 58 का कितना होता है 400 होता है, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 होगा और ये 0 लेंगे। अब 52 का कितना होता है 52 का हो जाता है 100, तो ये हो गया, यानी कि हमारा जो मीन निकल के आया, मीन इज गिवन बाय मीन इज इक्वल टू 2.82 एंड लीटर लिखना भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है मिल्क का एंड मिल्क इज गिवन इन लीटर, यानी कि जो एवरेज मिल्क जो बेचा गया वो कितना बेचा गया 2.82 लीटर, 2.82 liters of milk was sold by that milk center। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। यूनिट नहीं लिखोगे तो खाली फोकट का आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखाना है, कैलकुलेशन पूरा आपको रफली करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट मेथड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे इस वीडियो में आपने डायरेक्ट मेथड सीख लिया है ना, अभी ऐसा एक काम करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना उसमें हम लोग देखेंगे अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को अच्छे से कर लो, प्रॉब्लम सेट से जो भी डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन है वो भी कर लेना और ये हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 2 मेथड्स है वो फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।